Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Dr. Abdullah Academy. I hope you are all good and doing well in your life. फिज़िक्स 9th क्लास का तो एज़ यू नो कि ये चैप्टर जो है ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ऑनेस्टली स्पीकिंग के इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर साल आते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो तो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो में हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे कि इस चैप्टर में से किस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरह से लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर में से बनते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठे हैं और पेंसिल आपके हाथ में हो, ताकि मैं साथ साथ मार्क करवाती जाऊँ आपको और आप जो है वो उसके निशान लगाते जाएं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायनामिक्स जो है उसको देखते हैं कि डायनामिक्स स्टूडेंट्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें फ़ोर्स और मोशन को जो है वो हम कंबाइन करके पढ़ रहे होते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फ़ोर्स लगती है तो उसके ऊपर उस फ़ोर्स का क्या असर होता है, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं, जैसे कि मोशन है वगैरह-वगैरह। तो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द डायनामिक्स। अब इस चैप्टर का ये जो है ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक, क्योंकि ये फुल चैप्टर जो है ये फ़ोर्स और फ़ोर्स के बाद चेंजिंग्स क्या आती हैं उसी के ऊपर ही मबनी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं और कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आइए पेज नंबर 53 पर डायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो करनी है। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आपने अ, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फोर्स, ठीक है, या कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आपने अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट ले लेना है कि फोर्स क्या होती है। उसके बाद आपने इसकी 1-2 एग्जांपल कर लेनी है। आप अच्छे से रीड कीजिए, यहाँ पर एग्जांपल भी इसकी दी हुई है। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स और फोर्सेस। तो अब यहाँ पर जो है आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फोर्स एंड राइट इट्स राइट इट्स टाइप्स, यानी फोर्स क्या होती है और इसके टाइप्स लिखिए। या आपको पूछ सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछ सकता है कि डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड राइट इट्स टू टाइप्स, ठीक है। यानी कि आप क्या करें, कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन लिखें और इसकी जो है 2-3 ये आगे जो इसकी टाइप्स ही बताई हुई है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, आगे ही इसकी जो डिफरेंट आप कह लें कि इसकी अशकाल हैं या डिफरेंट इसकी शेप्स यहाँ पर बताई हुई हैं। तो आपने ये वाली यहाँ से करनी है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है और इसकी डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पर उसने उसकी शेप्स बताई हुई हैं। देन उसके बाद आपको पूछ सकता है कि डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड राइट एनी 2 और 3 द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नेम पूछ सकता है या उनकी डेफिनेशन, या इस तरह से डिफरेंट तरीके से वो जो है क्वेश्चन कर सकता है। या आपको स्टूडेंट इस तरह से पूछ सकता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जितनी भी दी गई है यहाँ पर देखिए ज़रा, तो इसमें से कोई 2 उठाकर आपको जो है इनके दरमियान डिफरेंशिएट कर पूछ सकता है। कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द ड्रैग एंड द नॉर्मल फोर्स, या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द ड्रैग एंड थ्रस्ट फोर्स। तो आपने इन सब को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ताकि अगर कोई भी इन सब में से कोई 2 को उठाकर आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए। या इस तरह से पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंशन फोर्स एंड द इलास्टिक फोर्स, ठीक हो गया। तो इस टॉपिक में से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कुछ टाइप्स दी गई हैं, एग्जांपल्स आप कह लें। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, या इस तरह से कह सकता है कि व्हाट इज़ जी एंड राइट्स इट्स वैल्यू। जी क्या होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू लिखें। तो आपने जी क्या आना है कि इस फॉर्मूले में से जी जो है ये एक कांस्टेंट है, किसका, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है। तो आपको इसके अंदर से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आपको कह सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी आपने डिफाइन करनी है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस, ये वाला हमारा टॉपिक कट है, सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट, इसके तीनों लॉज जो हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से भी आ सकता है और लॉन्ग के हवाले से भी आ सकता है। शॉर्ट आपको इस तरह से कह सकता है कि स्टेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो बता देना है। और उसके बाद जो है आपको पूछ सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के मोशन के अंदर ही ये वाली डेफिनेशन है कि डिफाइन इनर्शिया।
और आपने क्या करना है, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है। और उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनर्शिया है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन विच क्वांटिटी इनर्शिया डिपेंड्स, यानी इनर्शिया जो है वो किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। तो इसके अलावा आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लॉ के अंदर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इनर्शिया है। इसीलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होने के नाते हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल भी मटेरियल मौजूद है और इसके अंदर न्यूमेरिकल मटेरियल भी मौजूद है। सो आपने क्या करना है कि अगर शॉर्ट आता है तो आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है और साथ में इसका फार्मूला लिख देना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग आता है तो आप सारा यहाँ से लेके पेज के एंड तक ये सारा करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से आ सकता है। फिर उसके बाद है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी जो है वो आपको शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के हवाले से आपको आ सकता है कि स्टेट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हुआ है फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर्स। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर या व्हाई फोर्सेस एक्ट इन पेयर। ठीक है, फोर्सेस जो हैं वो पेयर की शेप में एक्ट करती हैं, क्यों करती हैं या कैसे करती हैं। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जैसे उसने हमें सेकंड वाले पॉइंट में दिया हुआ है बुलेट की एग्जांपल। तो यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं कि व्हाई द रन रिकॉइल, यानी कि रन जो हमारी सॉरी गन है, व्हाई गन रिकॉइल आफ्टर, जब हम इसको फायर करते हैं तो ये पीछे जो है वो क्यों धक्का खाती है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फोर्सेस जो है वो पेयर में एक्ट करती हैं। जब हम गोली को हम फायर करते हैं गन में से, तो फिर क्या होता है, गन जो है वो पीछे की जानिब झटका खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि फोर्सेस एक्ट के अंदर पेयर कर रही होती हैं। सो इसलिए ये जो है ये पीछे की जानिब रिकॉइल होती है। तो आपको इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मैस एंड वेट। तो लिमिटेशन वाला हमारे पास टॉपिक कट है। उसके बाद है मैस एंड वेट। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो अगर शॉर्ट आता है स्टूडेंट तो आपने क्या करना है कि सेंटर में लाइन लगानी है। राइट साइड पे आपने मास लिख देना है, लेफ्ट साइड पे आपने वेट लिख देना है और इन दोनों के बिटवीन आपने एटलीस्ट 4 और 5 डिफरेंसेस लाजमी लिखने हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन हो जाएगी, दूसरा यूनिट हो जाएगा, तीसरा उनकी जो है क्वांटिटी हो जाएगी कि ये वे स्केलर है, वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है। चौथा जो है हो सकता है हो सकेगा कि इनको किस तरह से जो है वो मेजर किया जाता है, इनकी मेजरमेंट स्ट्रेटजी क्या है। पांचवा हो सकता है कि इनकी जो है आप ये एक्ट कैसे करती हैं, यानी मास वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, या इस तरह से कुछ भी आप इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। काफ़ी इनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं। तो आपने एटलीस्ट 5 जो है वो लाजमी लिखनी है। और ये एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। अगर लॉन्ग आएगा तो आपने 7 टू 8 प्रॉपर्टीज़ लाजमी लिखनी है दोनों की। ओके हो गया। उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है कि डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड राइट द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू लिखें और बताएं कि ये क्या होती है। तो आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया हुआ है W=mg। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने फार्मूला भी लाजमी लिखना है। ठीक हो गया। और जी की वैल्यू भी आपने लिखनी है कि जी स्मॉल जी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ तक हुआ। अब हम चलते हैं पेज नंबर 64 पर। तो ये एज़ यू नो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, कट है। 65 तक हमारा कट है। आगे है हमारे पास 66। तो यहाँ पर आपने फ्रिक्शन के ऊपर आ जाना है। तो फ्रिक्शन वाला जो टॉपिक है वो एज अ शॉर्ट एंड एज अ लॉन्ग दोनों के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट इट्स टू टाइप्स। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होती है और इसके दो टाइप्स लिखे हैं वो आप लिख सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी टाइप्स बन जाती हैं। या इस तरह से आपको पूछ सकता है कि डिफाइन फ्रिक्शन
एंड राइट इट्स एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। ये बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं एंड फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। एडवांटेजेस इस तरह से लगता है कि क्या फ्रिक्शन की भी एडवांटेजेस हो सकती हैं? जी, हो सकती हैं। फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? कि हम लोग लिख सकते हैं, वो किस वजह से लिख सकते हैं फ्रिक्शन के ऊपर, क्योंकि पेंसिल और कॉपी के पेज के दरमियान फ्रिक्शन होती है जो कि हमें लिखने में हेल्प आउट करती है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम ज़मीन पर चल सकते हैं, और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो बर्ड्स हैं वो हवा के अंदर फ्लाई कर सकते हैं। इसी फ्रिक्शन की वजह से जो एरोप्लेन है वो हवा के अंदर उड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, और भी आप सर्च करके अपने पास नोट्स बनाकर लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन के क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। इसके अलावा अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो उसमें ये है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कम हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से जो गाड़ियों के पुर्ज़े हैं, ठीक है, वो जल्दी घिस जाते हैं या टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं। या इस तरह से आप इनकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी इस तरह से आप बयान कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से कौन-सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, वो इस तरह से कह सकते हैं कि डिफाइन फ्रिक्शन एंड हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है? यानी कि फ्रिक्शन क्या होती है और हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, तो वो आगे आएगा एक टॉपिक, तो वो आपने उसके अंदर से लिखना होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस तरह इसमें से किस-किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जो फ्रिक्शन है वो किस तरह से हमारे पास एक लॉस इफेक्ट बनता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से किस-किस तरह से जो है वो हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ सकती हैं, या क्या-क्या हमारे पास वेस्टेजेस हो सकती हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से जो सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है वो किसका होता है? एनर्जी का वेस्ट होता है। फ्रिक्शन एनर्जी के लॉस का सबब बनती है। तो आपने ये जो है यहाँ से कर लेना है कि डिसिपेटिव इफ़ेक्ट किस तरह से होता है, यानी जब ज जिस जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इन बिटवीन अगर फ्रिक्शन होती है, तो उससे जो है वो एनर्जी लॉस होती है, चाहे वो हीट की शेप में है, चाहे वो साउंड की शेप में है, तो एनर्जी जो है वो लॉस होती है। फिर उसके बाद आ सकते हैं आपको इसके अंदर से क्वेश्चन के स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिफाइन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इसकी 2 जो कैटेगरीज़ हैं, या इसकी जो 2 फर्दर टाइप्स हैं वो लिखिए। तो आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनिशन लिखनी है, और इसके बाद आपने इसकी 2 टाइप्स लिखनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। या आपको इस तरह से पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैटिक एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आपने इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा। एक और बात बताती चलूँ स्टूडेंट, कि अगर आप इस फुल चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आप इसको समझना चाहते हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। आप जो है वहाँ पर जाके इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप काइंडली जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये भी आपको एज़ अ शॉर्ट आ सकता है कि डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 1-2 एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? मेटेओराइट की है और पैराट्रूपर्स की है, तो ये इसके अंदर ही आ सकती है। और उसके बाद है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये जो है आप एज़ अ शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, और इसके अलावा आपको उस रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दरमियान डिफरेंसेस भी करने को कह देते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रोलिंग फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आपने ये करना है। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम क्यों होती है, वो आपने इसकी रीज़न लिखनी है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर नीचे वाले पैराग्राफ में ये उसने रीज़न भी बताई है कि क्यों कम होती है। इसके अलावा आपको यहाँ से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रोल ऑफ द बॉल बेयरिंग इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग जो है वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये आप जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है मेथड्स, तो मेथड जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि एज़ अ शॉर्ट और एज़ अ लॉन्ग दोनों हवाले से, दोनों तरह से आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आपने एज़ अ लॉन्ग और एज़ अ शॉर्ट दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास मोमेंटम एंड इम्पल्स, तो ये भी आपको एज़ अ शॉर्ट और एज़ अ लॉन्ग आ सकता है।
शॉर्ट किस तरह से आएगा, वो आएगा कि डिफाइन आ सकती है आपको मोमेंटम की और इम्पल्स की। यहाँ आपको कह सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द मोमेंटम एंड द इम्पल्स। तो आपने करना क्या है कि मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद इसका फार्मूला लिखना है और इसके अलावा इसकी जो है वो यूनिट लिखना है। आपको इसके अलग-अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन मोमेंटम एंड डिफाइन इम्पल्स। तो आपने इनके डेफिनेशंस, इनका फार्मूला, इनके यूनिट अच्छे से कर लेने हैं। फिर उसके बाद है इम्पल्स की डेफिनेशन। तो इम्पल्स की डेफिनेशन भी आगे ही है पेज नंबर 70 पे। तो आपने इसको देख लेना है, इसका फार्मूला देख लेना है, एफ मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। तो ये इसका है डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला, ये अच्छे से देख लेना है और ये एज अ लॉन्ग भी आ जाता है। बहुत रेयर है लेकिन फिर भी आ जाता है ये वाला लॉन्ग। फिर उसके बाद है हमारे पास लास्ट वाला टॉपिक है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में से, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है लेकिन लॉन्ग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो इसमें से एक आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द ऑसिलेटरी सिस्टम। ये इसकी थर्ड लाइन पे डेफिनेशन बयान की गई है कि ऑसिलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफाइन कीजिए। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और एज अ लॉन्ग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये पेज नंबर 73 में जो एग्जांपल है इसके ऊपर तक ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल देख लीजिए आप। तो यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग से इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट पे आइए। हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो कौन सी हैं, यहाँ पर आइए आप। एग्जांपल नंबर 3.1 पेज नंबर 63 के ऊपर। तो ये शॉर्ट सी है, ये आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है तो इसलिए ये रेयर ही है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है एग्जांपल नंबर 3.5। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 3.6 भी आ सकती है, इसको भी आप एक दफ़ा कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास स्टूडेंट 75 पेज पर की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स जो हैं वो आप हर चैप्टर के ज़रूर लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो कि चैप्टर के अंदर हमें क्लियर नहीं होती और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन जो हैं वो पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी थी। यहाँ पर जैसे फर्स्ट लाइन पे है फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स है और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर उसके बाद है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये अच्छे से कर लीजिएगा यहाँ से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फिर इसने नीचे बताई है। फिर उसने उसके बाद इनर्शिया बताया है एंड देन उसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया है और देन उसने हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया है। इसी तरह उसने नीचे करके हमें जो है वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो अच्छे से उसने डिफ़ाइन की हुई है। फिर उसने उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे बताई है। फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन बताया है और टर्मिनल वेलोसिटी, इसी तरह मोमेंटम, इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताया है और इम्पल्स बताया है। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी जो मुझे अच्छी लगी थी और मैंने आपको मार्क करवा दी। अगर आपको पीछे से अच्छे से समझ रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो इसके अंदर जो 3.4 है, 7 और 8 है, ये हमारा कट है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है और बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बात बताती चलूँ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज़ जो होते हैं, वो एक्सरसाइज़ के अंदर से ही आते हैं मोस्टली। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जब चैप्टर के अंदर से वो एज़ अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ज़्यादातर यहाँ से अंदर से ही आते हैं, एक्सरसाइज में से ही आते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3.7 नहीं करना, 8 नहीं करना और 10 नहीं करना। बाकी आप वही क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर के अंदर से पढ़े थे। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, तो वो आपने 3.3 और 5 नहीं करना, बाकी आपने एक दफ़ा ज़रूर देख लेने हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव है, तो वो आपने 3.6 नहीं करना, बाकी आपने पहले 5 लाज़मी देख लेने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो आपका 3.5, 6, 8 एंड 9 ये वाले आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं ये कट हैं। 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9 ये आपके कट हैं, ये आपने नहीं करने। और अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो 3.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी तरह 3.4 इम्पोर्टेंट है और 3.7 इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो
करने हैं। एक दफ़ा फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर से क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एज़ अ लॉन्ग हम देखते हैं तो लॉन्ग आपको आ सकता है कि डिफाइन फोर्स एंड इस राइट इट्स मेजर 2 टाइप्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो आपने ये वाला लॉन्ग के हवाले से कर लेना है रेडी। फिर उसके बाद यहाँ से लॉन्ग आ सकता है कि जो न्यूटन के तीनों लॉज़ हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तो आपने तीनों लाज़मी करने हैं, कोई भी उठाकर पूछ सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सेकंड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, दिस इज़ सुपर, सुपर, सुपर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने करने तीनों ही हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनर्शिया का भी पूछ सकते हैं, व्हाई द न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी आपने देख लेना है। एंड उसके बाद है व्हाई फोर्सेस एक्ट इन पेयर, ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद है मास एंड वेट, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर भी फोकस करना है, फोकस ऑन दिस पॉइंट कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। आपने करना क्या है, डेफिनिशन है, फार्मूला है, और इसके अलावा जी की वैल्यू है, और इसी तरह जो है आपने कर लेना है कि जी की वैल्यू जो है वो किस तरह से चेंज होती है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके बाद आपने इसका यूनिट लिखना है, ओके। फिर उसके बाद है हमारे पास पेज नंबर 66 पर आइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रिक्शन का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिफाइन फ्रिक्शन एंड मेथड, राइट डाउन द मेथड्स दैट हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, ठीक हो गया। और आपको पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यानी स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटीज़, ये आपको एज अ शॉर्ट आएगा। और उसके बाद आपको पूछ सकता है मोमेंटम इम्पल्स, ये शॉर्ट में है, अलग अलग पूछ सकता है डेफिनेशंस, और एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। लेकिन इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी जो हमने बिल्कुल एक निचोड़ निकाला है वो क्या है कि अगर आप बिल्कुल सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, करने आपने सारे ही हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करने चाहते हैं तो आपने इस चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाज़मी कर लेने हैं। कौन-कौन से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ कैन द मेथड्स दैट हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, एंड ये वाला कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाज़मी प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आई होप कि ये वाला लेक्चर जो है इसने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। इफ़ दिस लेक्चर हेल्प यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।